हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं कविराज। आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊँगा उसमें से कई सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वायरल भी हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि जितने भी छात्र इस बार बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं तो सभी छात्र इस वीडियो को पूरा अंत तक देखकर जाइएगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग 100% श्योर हो जाइए कि इससे जो है एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछने वाला है। तो दोस्तों चलिए इसको देखते हैं और अच्छे से मैं आप लोगों को बताऊंगा। इन सभी क्वेश्चन को जो है आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए और बोर्ड की परीक्षा से पहले जो है आप लोगों को अच्छे से रिविजन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा को परिभाषित करें, इसका एसआई मात्रक लिखें। यानी कि दोस्तों विद्युत धारा का परिभाषा आप लोगों को लिखना है, साथ ही इसका एसआई मात्रक क्या होता है ये भी आप लोगों को बताना है। ठीक है, अगला है कि प्रतिरोध क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। देखिए दोस्तों इसमें दो क्वेश्चन है, यानी कि ये सब 2 नंबरिया क्वेश्चन है। प्रतिरोध क्या होता है इसका पहले परिभाषा लिख देना है, उसके बाद आगे जो बताया गया है कि किसी चालक का प्रतिरोध जो है किन कारकों पर निर्भर करता है ये भी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि ओम का नियम से ताप को अचर रखा जाता है क्यों, यानी कि ओम के नियम का जो ताप है उसको अचर क्यों रखा जाता है इसके बारे में आपको बताना है। अगला है कि विद्युत टेस्टोर तथा विद्युत स्थितियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं, इसको अच्छे से आप लोग जो है रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपकी मॉडल पेपर में भी देखने को मिलने वाला है और कई सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है। ठीक है, तो जितने भी छात्र इस बार बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं तो सभी छात्र इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा उन सभी को अच्छे से रिवीजन कर लेना है और रिवीजन करके जो है बोर्ड की परीक्षा में जाएंगे तो आप लोग 100% श्योर हो जाएंगे कि आपकी जो सब्जेक्टिव है उसमें आप 100% जो है मार्क्स उठा पाओगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्पन्न नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव उत्पन्न हो जाता है। तो ये वाला भी आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेना है। अगला है कि घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। अगला है विद्युत संचालन के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है। अगला है ओम का नियम लिखिए और इसका सत्यापन कीजिए, यानी कि सत्यापन करने के लिए कहा गया है। तो देखिए दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है कह रहा है पहले कि ओम का नियम बताइए। देखिए ओम का नियम को मैंने आपको बताया भी था ऑफलाइन क्लास में, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। नियत ताप में प्रवाहित धारा का प्रावल्य चालक तार के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है, उसी को हम लोग ओम का नियम कहते हैं। और उसका थोड़ा सा जो फॉर्मूला लिखाए थे I समानुपात R, तो उसको भी आप लोग याद कर लेंगे। और साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि इसका सत्यापन भी करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, तो इसको भी आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, अगला है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, वो कौन कौन सी बातें हैं आपको अच्छे से समझाना है, पॉइंट बाय पॉइंट इसको जो है आपको बताना है, इसका आंसर लिख देना है। ठीक है, अगला है कि चुंबक क्षेत्र क्या है तथा इसके क्या गुण है, ये भी आपका जो है 2 नंबरिया क्वेश्चन है। सबसे पहले आपका चुंबक क्षेत्र के बारे में बताना है, उसकी परिभाषा लिखना है और इसके क्या क्या गुण होते हैं ये भी आपको बताने हैं। ठीक है, अगला है कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। देखिए दोस्तों अगर 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जो नियम है वो उल्लंघन होगा, उसका जो है प्रतिपादन नहीं हो पाएगा, इसलिए जो है प्रतिच्छेद नहीं होता है। तो इनको जो है अपनी परिभाषा में लिखना है, अपने भाषा के अनुसार लिख देना है। ठीक है, अगला है कि मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त के क्या नियम है। तो मैक्सवेल के दक्षिणी हस्त का जो नियम है उसको आपको बताना है। अगला है कि लघुपतन अथवा अतिभरण किसे कहते हैं। दोस्तों लघुपतन के साथ साथ अतिभरण का जो परिभाषा है उनको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, 100% आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूत संपर्क ताप का क्या कार्य है। देखिए ये जो काफी वीवीआई क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ 14 नंबर जो है पूछा गया है कि भू संपर्क ताप का क्या कार्य है, और इसी का अथवा में पूछा जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं दिया जाए भू संपर्क ताप का क्या कार्य है, अगर ये क्वेश्चन नहीं देता है और उसके जगह पर ये क्वेश्चन दे देता है कि धातु के आवरण वाले विद्युत संधारित्रों को भू संपर्क की आवश्यकता
क्यों होती है? तो ये वाला जो क्वेश्चन है दोनों का परिभाषा एक ही है, ठीक है, दोनों का आंसर एक ही होगा, तो आप लोगों को घबराएंगे नहीं, दोनों का आप लोगों को याद कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन करें। तो विद्युत मोटर का जो सचित्र वर्णन यानी कि उसका चित्र बनाते हुए उसको अच्छे से जो है उसकी क्रियाविधि, उसका क्रियाकलाप क्या है, क्रियाविधि क्या है, उसका जो है आकार कैसा है, क्या क्या उसमें होते हैं, उसके के बारे में संक्षेप रूप से आपको बताना है। ये जो है आप लोगों का 5 नंबरिया क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला जो है आपका 5 नंबरिया क्वेश्चन है, 15 नंबर वाला, ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आधात वर्धनीयता क्या है। तो देखिए दोस्तों केमिस्ट्री का ये सवाल पूछा गया है कि आधात वर्धनीयता क्या है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि धातुओं को पीटने पर जो है एकदम पतली चादर के रूप में जो है रूपांतरित किया जा सकता है, उसी को आधात वर्धनीयता कहते हैं। और तन्यता का मतलब होता है जो कि आवाज उत्पन्न करता है, ध्वनि उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं तन्यता, ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, यानी कि सोडियम के धातु को जो है किरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। किरोसिन तेल को ही मिट्टी तेल कहते हैं, तो इसको अच्छे से आप लोग जो है रिवीजन कर लेंगे। अगला है कि सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं। अगला है निस्तापन क्या है। साथियों दोस्तों मैं बता दूं निस्तापन के बदले जो है आप लोगों को भर्जन के बारे में, ठीक है, भर्जन के बारे में जो मैंने आपको बताया था, भर्जन क्या है, भर्जन किसे कहते हैं, इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है कि खनिज एवं अयस्क में अंतर स्पष्ट करें। खनिज और अयस्क में क्या अंतर है ये आपको बताना है। 21वां है कि गर्म जल टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात लोहा का नहीं, कारण बताइए। देखिए दोस्तों गर्म जल टैंक का बनाने का जो प्रयोग करता है उसको तांबे का उपयोग किया जाता है, लेकिन इस्पात यानी कि लोहा का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है, इसके बारे में आपको संक्षेप रूप से बताना है, ठीक है। अगला है कि तांबे की मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है, कारण बताइए। यानी कि जो तांबे की जो बर्तनें होती है जो कि पूरी गंदी हो जाती है, जो हरा कलर का हो जाता है, उसको हम लोग साफ करने के लिए नींबू या इमली का रस से साफ क्यों करते हैं, यानी कि खट्टे पदार्थों का जो है प्रयोग क्यों करते हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है। अगला है कि प्लेटिनियम सोना एवं चांदी का उपयोग जो है आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है। सोना, चांदी और प्लेटिनियम, इन तीनों का उपयोग जो है आभूषण बनाने के लिए यानी कि गहने बनाने के लिए, आप लेडीज सब तो देखे होंगे कि गहने पहनती हैं, तो उसके लिए जैसे कि पायल हो गया, गले का नेकलेस हो गया, इन सभी को बनाने के लिए जो है इन तीनों का जो है प्रयोग किया जाता है। तो क्यों किया जाता है इसके बारे में आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। अगला है कि धातु एवं अधातु के दो भौतिक अंतर बताइए। तो देखिए दोस्तों भौतिक स्थिति में जो है धातु और धातु का अंतर आप लोगों को याद कर लेना है, और साथ ही दोस्तों रासायनिक विधि के द्वारा भी इसका जो है अंतर आप लोग याद कर लेंगे धातु और धातु में। इसमें इन दोनों में से आपको एक कंफर्म पूछने वाला है, भौतिक वाला हमको लग रहा है कि ये 100% आने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समजाति श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ बताइए। तो समजाति श्रेणी किसे कहा जाता है इसके बारे में आपको बताना है। अगला है कि हाइड्रोजनीकरण क्या है। देखिए दोस्तों हाइड्रोजनीकरण क्या है ये आपको पूछा गया है, इसको भी अच्छे से आप लोग रिवीजन करेंगे। अगला है कि एथेनॉल से एथेनाइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। नेक्स्ट है 28 नंबर कि एथेनॉल से एथीन कैसे बनाया जाता है, और एथेनॉल से जो है एथीन कैसे बनाया जाता है ये वाला अच्छे से आप लोग याद करेंगे। साथ ही दोस्तों एथीन से एथेनॉल कैसे बनाया जाता है ये भी आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपको घुमा के भी पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों को अच्छे से याद कर लेना है। एथेनॉल से एथीन कैसे बनाया जाता है और एथीन से एथेनॉल कैसे प्राप्त करते हैं ये भी आपको याद कर लेना है। अगला है कि एल्काइन क्या है, इसका सामान्य रासायनिक सूत्र लिखें। सबसे सरल एल्काइन का नाम तथा इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखें। इस एल्काइन का उपयोग बताएं। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एल्काइन। एल्काइन क्या है, ठीक है, ये इसको बताना है। साथ में दोस्तों एल्केन के भी परिभाषा आप लोग याद कर लेंगे। साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे एल्काइन का जो सामान्य सूत्र है उसको लिखना है, और इसका जो है सरल नाम क्या है और इसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना किस प्रकार होती है वो भी आपको संरचना लिख कर बता देना है, संरचना आपको बनाकर दिखाना है, ठीक है। और इसका उपयोग भी आप लोगों को 2 से 3 बता देना है। अगला क्वेश्चन है कि समाव्यता किसे कहते हैं। देखिए ये जो है काफी बीवीआई क्वेश्चन है कि समाव्यता किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है कि पेंटेन के समावयवों के नाम एवं संरचना सूत्र लिखें। तो सबसे पहले आपको समाव्यता के बारे में बताना है, उसके बाद दोस्तों पेंटेन का जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना सूत्र है उसको लिख के बाद संरचना का संरचना सूत्र आपको बता देना है, ठीक, उसका संरचना सूत्र बता देना है।
अगला है कि नर्म यौगिक, ठीक है, यहाँ पे लिखेगा निम्न यौगिकों के आणविक सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखें। तो निम्न यौगिक है 31वां नंबर। तो देखिए यौगिक कहाँ पर है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर यौगिक आप लोगों का आगे दिया गया है कि एथीन, प्रोपीन, एथेनॉल, हेक्सेनॉल और मेथनॉल, इन पांचों का जो है आप लोगों को आणविक सूत्र बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछा गया है ना आणविक सूत्र और संरचना सूत्र, इन दोनों को जो है या पांचों का जो है आणविक सूत्र और संरचना सूत्र जो है सभी को अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लेंगे। दोस्तों अगर आणविक सूत्र और संरचना सूत्र आप लोगों को नहीं आता है तो आप नीचे कॉमेंट करेंगे, मैं आप लोगों को जो है एक वीडियो बनाकर जो है बता दूंगा कि किस तरीके से जो है उसका संरचना सूत्र जो है बनाया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो फिर फॉर्मूला किस तरीके से प्राप्त किया जाता है, उसका भी संरचना सूत्र कैसे बनाया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों नीचे हमें कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर कह रहा है कि X एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन के 2 परमाणु है, यह कमरे के ताप पर द्रव होता है और इसका उपयोग टीचर आईडी कफ सिरप आदि में होता है, आयोडीन कफ सिरप आदि में किया जाता है। तो इस जो एक्स कार्बनिक यौगिक है उसका नाम पहले आपको पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि ए नंबर में दिया है कि एक्स का यूपीएक नाम यानी कि यूपीएक नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखे। तो एक्स का यूपीएक नाम क्या है और उसका रासायनिक सूत्र क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, साथ ही दोस्तों इसका जो है दूसरा वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्स के एथीन बनाएंगे, यानी कि एक्स से एथीन कैसे बनाएंगे। तो एथीन कैसे बनाएंगे उसका प्रक्रिया आप लोगों को याद कर लेना है और रासायनिक समीकरण के साथ लिखें, उसका जो रासायनिक समीकरण है उसको भी आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। अगला है कि X में कितने संयोजी आबंध होते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने आपको बताया था ना कि हाइड्रोजन के कितने होते हैं, ऑक्सीजन के कितने होते हैं, एल्युमिनियम के कितने होते हैं, सभी का मैंने तत्वों का आप लोगों को बता भी दिया है ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, सभी माध्यम में आप लोगों को बताया है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन जो 32 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 32 नंबर जो क्वेश्चन है ये काफी भी आए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। और इसका जो 4 को दिया गया है, जो तीसरा दिया है कि X के कितने संयोजी आबंध होते हैं, इसको अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। और जो आपका डी नंबर दिया है इसका चौथा कि कौन सी गैस उत्पन्न होती है जब यौगिक X सोडियम धातु से अभिक्रिया करता है, यानी कि जब सोडियम से धातु से जो है अभिक्रिया जब करता है तो उसमें से कौन सी गैस उत्पन्न होती है ये भी आप लोगों को बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है बीबीआई और ये रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है और ये वायरल क्वेश्चन भी है। देखिए ये वाला 33 नंबर की मिसेल क्या है, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है। तो सबसे पहले मिसेल क्या है ये आपको बताना है। उसके बाद दोस्तों आपको पैराग्राफ चेंज करने के बाद बताना है कि जब साबुन को जल में हम डालते हैं तो मिसेल का निर्माण कैसे होता है, क्यों होता है, ये आपको बताना है। उसके बाद दोस्तों फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया है जो कि 5 नंबरिया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुवांशिकी की परिभाषा दें, ये 2 नंबरिया क्वेश्चन है। अनुवांशिका में मेंडल का क्या योगदान है। ठीक है, ये अगर अनुवांशिकी की परिभाषा दे सिर्फ इतना सब पूछा जाता है तो सिर्फ आपको 2 नंबर इसमें मिलेगा। और ये पूरा सवाल आनुवंशिकता में मेंडल का क्या योगदान रहा है इतना बड़ा पूछा जाएगा तो आपको 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से इसको रिवीजन कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव में एक शब्द में आपको 2 नंबरिया में पूछा सकता है कि मेंडल ने सबसे पहले प्रयोग के लिए जो है कौन से पौधे का जो है उपयोग में लाया। ठीक है, किसका जो है चयन किया, तो आप लोगों को पता है मटर के पौधों का, तो उसको भी अच्छे से रिवीजन कर लेना है। इस देखिए ये 35 नंबर क्वेश्चन काफी बीबीआई है। अगला क्वेश्चन है कि लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है। दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि मादा और नर तथा मादा के युग्मनज से जो है लिंग का निर्माण होता है, तो उसका किस तरीके से होता है, कैसे कैसे फर्टिलाइजेशन होती है, किस तरीके से उसका जो है युग्मनज का तैयार होता है, उन सभी को जो है ब्यौरा में आपका विस्तार से बताना होगा। ठीक है, साथ में दोस्तों एक्स वाई, ठीक है, उसका भी आप लोग जो है चित्र बनाकर जो है आप लोग दर्शा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है। देखिए दोस्तों बाघों की जो है लगातार कमी हो रही है, इसको लेकर जो है आनुवंशिकता में जो है इसकी चिंता का विषय क्यों बन रही है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला है कि चमगादड़ के पंख और पक्षियों के पंख समरूप अंग है कैसे। देखिए दोस्तों चमगादड़ के पंख भी उड़ने का काम करती है और पक्षियों के पंख जो है भी उड़ने का काम करती है, लेकिन चमगादड़ के पंख का जो संरचना होता है, उसका आकार होता है वो अलग होता है
पक्षी के पंख के तुलना में, तो इसलिए तो उसको समरूप अंक कहा जाता है। तो कैसे कहा जाता है, इसको अपने परिभाषा में यानी अपने शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है। अच्छे से इसको जो है अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर है कि जीवाश्म क्या है। देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि जीवाश्म क्या है, जैव विकास प्रक्रम में विषय में क्या दर्शाते हैं, ठीक है। देखिए जैव विकास के प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं ये जीवाश्म, तो आपको इसको जो है अच्छे से याद कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पोषी स्तर क्या है। देखिए उसके बाद पूछा गया है कि एक खाद्य श्रृंखला के उदाहरण दें तथा इनमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। देखिए सबसे पहले आपको पोषी स्तर बताना है, उसके बाद एक खाद्य श्रृंखला का एक उदाहरण बता देंगे। जैसे खाद्य श्रृंखला मैंने आपको बताया था, जैसे घास हो गया, मेढक, फिर सांप हो गया, फिर बाज हो गया, ठीक है। इस तरह के खाद्य श्रृंखला होंगे। उसके बाद घास, फिर मेढक, उसके बाद हो जाएगा सांप। उसके बारे में आपको जो है विस्तार से आपको थोड़ा थोड़ा जो पॉइंट देके बता देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। तो परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताना होगा। और ये काफी वायरल क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको अच्छे से आप लोग रिविजन करेंगे। देखिए इसमें से आपको बता दूं कि 20 ऐसे क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा गया है, और इस बार इसमें से 23 क्वेश्चन 100% आने वाला, और भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, और भी क्वेश्चन आएगा, और ये भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, कौन कौन सा नहीं आएगा। इसको अच्छे से आप लोग रिवीजन करेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 42 नंबर है। ध्यान दीजिए यहाँ पे पूछा गया कि ओजोन क्या है तथा वह किसी परितंत्र में किस प्रकार प्रभावित करती है, ठीक है। सबसे पहले देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ओजोन क्या है, इसको अच्छे से आप लोग याद करेंगे, और साथ ही उसका जो फॉर्मूला है O3 उसको अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे। O3 जो इसका फॉर्मूला होता है ओजोन का, ठीक है, उसको अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है, रिविजन कर लेना है। साथ ही दोस्तों जो इसमें आगे क्वेश्चन जो अटैच किया गया है, मिलाया गया है कि यह किसी परितंत्र में परितंत्र को किस प्रकार जो है प्रभावित करती है, ये भी आपको संकलन करना है, आपको आंसर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है, इस क्षति को सम्मिलित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, यानी कि सीमित करने के लिए, ठीक है। ये देखिए ओजोन की परत जो है क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है। आप लोग जानते हैं कि सूर्य की किरणों से जो है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों को जो है ये छानती है, उसके बाद जो है वो अवशोषित करके जो है शुद्ध यहाँ पे जो है किरणें हमारे पास जो है भेजती है। अगर ये ओजोन नहीं होता तो एक क्षण में हम लोग जो है मर जाते हैं, हम लोग जो है तुरंत तबाह हो जाते हैं, यानी कि जल जाते हैं, ठीक है, सूर्य की किरणों से। तो उससे जो है बचाने के लिए ओजोन जो है हमारे लिए काफी जो है महत्वपूर्ण है। तो ये जो है हमारे लिए चिंता का विषय क्यों बना है अगर ओजोन परत क्षय होने लगी। तो दोस्तों आगे बताया गया क्वेश्चन की इस क्षति को सीमित करने के लिए जो है हमें किस किस से जो है कदम उठाने चाहिए, कैसे कदम हम लोगों को जो है उठाने चाहिए, ये भी आपको बताना है। अगला है कि क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। देखिए दोस्तों ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए। और दोस्तों आपके मॉडल पेपर में भी ये पूछा गया है कि क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। अगर पोषी स्तर के सभी जीव समाप्त हो जाएंगे तो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पूरा संसार जो है तबाह हो जाएगा, पूरा जो है एक दूसरे पर निर्भर, क्योंकि पोषी स्तर जो है एक दूसरे पर निर्भर होता है ना। अगर एक भी खत्म हो जाए तो सभी पोषी स्तरों पर जो है पूरा प्रभाव पड़ेगा, वो धीरे धीरे नष्ट होने के कगार में आ जाएंगे। इसको अपने परिभाषा के अनुसार लिख देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा, 45 नंबर पूछा गया कि जैविक आवर्धन क्या है, क्या परितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैविक आवर्धन क्या होता है इसका परिभाषा लिखेंगे, और उसके बाद पैराग्राफ चेंज करने के बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया कि क्या परितंत्र में विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होता है, पैराग्राफ चेंज करने के बाद जो है इसका आंसर आप लोग लिख देंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो की मदद से जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा की जो तैयारी है वो 100% कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें जितने भी क्वेश्चन बताया गए हैं इसमें से आपका 23 क्वेश्चन, ठीक है, आपको तो 19 क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम में दिया जाएगा, उसमें से 23 क्वेश्चन टच हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को इसको अच्छे से रिविजन कर लेना है, अच्छे से इसकी तैयारी कर लेनी है। और इसका आंसर भी आप लोग चाहते हैं कि आंसर मैं बता दूँ तो दोस्तों आप नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।